हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। आज मैं वापस आया हूं अपने चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स पर। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स। और मैं स्टार्ट करूंगा उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। लेकिन उससे पहले हम दो तीन चीजों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला, मैं आपको बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, मैं तीन वर्ड यहाँ लिखने जा रहा हूँ। एक है इकोनॉमी, एक है इकोनॉमिक, और एक है इकोनॉमिक्स। बहुत ध्यान से सुनना। एक है वर्ड इकोनॉमी, एक है इकोनॉमिक, और एक है इकोनॉमिक्स। ओके। ये जो इकोनॉमी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एक रीजन या एक एरिया, या कह लो एक कंट्री, ठीक है। और हमारे लिए यहां पर सिग्निफिकेंस क्या है? हमारी कंट्री इंडिया, ठीक है। तो आप देखोगे आपका जो एक सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, वहां पर बोल रहा है इंडिया के एरिया के बारे में, इंडिया रीजन के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक जो वर्ड है, इकोनॉमिक का मतलब मैंने आपको क्लास 11th में भी अगर आप पढ़े हो तो इकोनॉमिक मींस जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें अर्निंग का मोटिव हो। यानी कि मैं अगर बोलूं तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज, या कह लो एक्टिविटीज टू अर्न लाइवलीहुड। शायद आपको ये अच्छे से पता है इकोनॉमिक। और ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ना, इसका मतलब है थियरी, या कह लो सब्जेक्ट। तो ये क्या इस सब्जेक्ट में होने वाला है, ये अब हम समझते हैं। हमने ये तीनों वर्ड का डिफरेंस तो समझ लिया, बट ये तीनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं, अब ये समझते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक्स एक थियरी या एक सब्जेक्ट है जिसमें हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज जो मॉनेटरी नेचर की हैं या जिसका एम लाइवलीहुड से है, ठीक है, उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और वो एक्टिविटीज कहाँ पर हो रही हैं? वो किसी ना किसी एक एरिया, किसी एक रीजन, किसी एक कंट्री में हो रही है, और हमारे लिए वो कंट्री है इंडिया। तो इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए इकोनॉमिक्स अगर एज अ सब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है, तो इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम हमारे कंट्री, हमारे रीजन यानी इंडिया में होने वाले सारे तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ये तीनों वर्ड किस तरीके से डिफरेंट और किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं, होप सो मैं आपको क्लियर कर पाया, ठीक है। अब इन तीन वर्ड्स के साथ साथ ही मैं आपको, मैंने हालांकि शॉर्टली बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, बट आज एक वापस से क्विक रिकॉल आपको करा देता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो अगर आपको पता होगा, हमारा ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी तो मैंने आपको ये बता दिया इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो वर्ड ए है, ये सिग्निफाई करता है एग्रीगेट वर्ड को। एग्रीगेट वर्ड का अगर मैं बात बोलूं तो इट मींस सम टोटल या कलेक्टिव बोल लो। तो यहां पर अगर मैं रियल सिग्निफिकेंस की बात करूं कि यहां पर क्या रेलेवेंस, किस सेंस से इसको यूज किया गया है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब है कि हम यहां पर एग्रीगेट लेवल पर, यानी एक इकोनॉमी लेवल पर, एक कंट्री लेवल पर स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो हमारे कंट्री इंडिया में किन तरीके के एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, लाइक जीडीपी कंट्री की, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, कंट्री में होने वाला इन्फ्लेशन डिफ्लेशन,
कंट्री की ओवरऑल डिमांड कितनी है, ओवरऑल सप्लाई कितनी है, ओवरऑल कंजम्पशन कितना है, ओवरऑल प्रोडक्शन कितना है। और इसके साथ साथ ही हम ये भी समझेंगे, ये तो हमारे कंट्री के अंदर की बात हो गई, इसके साथ हम ये भी सीखते हैं कि भाई हमारे कंट्री का जो डीलिंग होता है फॉरेन नेशन से किस तरीके से होता है और उसका किस तरीके से अकाउंटिंग रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स एक लेवल से मैं ऐसे बोल दूं कि हमारे इंडिया की हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो शॉर्ट रिकॉल के लिए ये काफी था और आज हम इसी के साथ शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो लेट्स बिगिन ऑन द टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ध्यान से सुनना, इसके नाम में ही पूरा ये चैप्टर है। ओके, तो चैप्टर का नाम है सर्कुलर, जस्ट अ सेकेंड, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, पहला वर्ड है यहां सर्कुलर। सर्कुलर यानी ये एक सर्कल की बात कर रहा है, यानी इसका सिग्निफिकेंस है कंटिन्यूअस, यानी कि एक सर्कल, एक साइकिल जो कि कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस की बात ये करना चाह रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर यहां पर सिग्निफिकेंस रखता है कि हम अभी ये जो चीज पढ़ने जा रहे हैं इसका कोई एंड नहीं है, ये हमेशा चलते ही रहेगा इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, फ्लो की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के फ्लो होते हैं, एक का नाम होता है रियल और एक का नाम होता है मनी फ्लो या नॉमिनल। ठीक है, एक रियल फ्लो होता है और एक मनी या कह लो नॉमिनल फ्लो होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के फ्लो क्या है इसके बारे में हम डिटेलिंग अभी देखेंगे कुछ देर में। अच्छा, फिर एक वर्ड आता है इनकम। इनकम कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर देखो, इनकम होती तो दो तरीके की है, एक है अर्नड इनकम और एक है अनअर्नड इनकम। यानी मैं बोल लूं, एक है मेहनत की कमाई और एक है मुफ्त की कमाई। ठीक है, एक है मेहनत की कमाई और एक है मुफ्त की कमाई, इसके बारे में हम यहां समझेंगे। तो देखो, ये चैप्टर क्या बोलने वाला है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो रियल नेचर की हो चाहे वो नॉमिनल नेचर की हो, वो किस तरीके से सर्क्यूलेट करती है, वो चीज ये चैप्टर हमें बताएगा। तो मैं इसके पहले टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। इनकम जो कि मैंने लिखा दो तरीके का होता है, एक होता है अर्नड और एक होता है अनअर्नड। ठीक है, अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम। और यहां पर जो हम मेजर रेलेवेंस या जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो डिटेलिंग है अर्नड वाले इनकम की। तो समझते हैं ये अर्नड इनकम पहले होता क्या है। ठीक है, अर्नड इनकम होता क्या है? देखो, अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, अर्नड इनकम वो इनकम है जो किसी चीज के बदले आता है। ठीक है, अर्नड इनकम वो है जो किसी चीज को हमने दिया, उसके बदले हमें मिलता है, यानी फ्री फोकट का नहीं है, उसके बदले हमें कुछ देना पड़ेगा। तो अगर मैं अर्नड इनकम की बात करूं तो मैं बोलूं इनकम, इनकम विच इज अर्नड अगेंस्ट, अब ये किस चीज के बदले मिलता है तो मैं अभी लिख रहा हूं वही, अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। अब ये क्या होता है मैं अभी एक सेकंड में समझाऊंगा। ठीक है, और अर्नड अन इनकम का मतलब होता है इट इज नॉट एन इनकम एक्चुअली बट mere receipt of income।
मेयर रिसीप्ट ऑफ इनकम, ये इनकम नहीं होता, याद रखना, ये कोई किसी भी तरीके का इनकम नहीं होता, इट इज जस्ट रिसीप्ट ऑफ इनकम, ये इनकम नहीं रिसीप्ट ऑफ इनकम है। यानी कहने का मतलब मुफ्त की कमाई है, इसके बदले आपको कुछ देना नहीं पड़ा। मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, बट इसको आप गलत मत लेकर चलना, बस याद रखने के लिए, पापा जो पैसा कमाते हैं वो अर्न इनकम, और पापा के जेब से जो निकाल लेते हैं मम्मी, वो अर्नड इनकम होता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मम्मियां काम नहीं करती, बट मम्मियां उस पैसे के लिए काम नहीं करती। ठीक है, मम्मियां काम बहुत ज्यादा करती हैं। ओके, तो अर्नड इनकम मतलब आपके पापा किसी को जाकर सर्विस अपना प्रोवाइड किए, तो उसके बदले उन्हें वो इनकम हुई, और उनके जेब में से मम्मी ने निकालकर अपने पर्स में कर लिया, तो वो उनके लिए भले उनके पास इनकम आ गई, बट रियल फैक्ट में वो इनकम नहीं है, इट इज जस्ट रिसीप्ट ऑफ इनकम, उसी इनकम को ले लिया, रख लिया, दैट्स इट, रिसीव कर लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो रियल सेंस में एक तो इनकम है ही नहीं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अर्नड इनकम यानी मेहनत की कमाई, पापा वाली कमाई। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं फ्लो की बात करूं, तो ये होता है बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, या इसको कह लो बाईलेटरल, या कह लो एकदम सिंपल टू वे फ्लो होता है, यानी कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। अब क्या देंगे और क्या मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ ही देर में बताऊंगा। ठीक है, बट ये किसी चीज के बदले आपको मिलेगा, यानी कुछ जाएगा और कुछ आएगा। ठीक है, बट इसमें अगर मैं बोलूं तो ये यूनी डायरेक्शनल होता है, या कह लो यूनिलेटरल होता है, या कह लो वन वे फ्लो होता है, एक साइड से ही जाता है या एक ही साइड आता है, जाता आता एक साथ कभी नहीं होगा। ठीक है, गिव एंड टेक यहां नहीं चलता, गिव एंड टेक अर्न्ड में चलता है। ओके, अच्छा, एक और चीज समझना, ये जो मैंने आपको बताया, अगर मैं बोलूं अकाउंटिंग, ठीक है, ऐसे लिख दूं, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में इसको कंसिडर करते हैं और इसको कंसिडर नहीं करते, क्यों नहीं करते ये भी मैं आपको बताऊंगा, कोई भी चीज मैं आपको थियरी में लेकर नहीं चलूंगा। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अर्नड इनकम यूनिट वो बाई डायरेक्शनल होता है, कुछ चीज के बदले कुछ चीज मिलती है, तो वो क्या चीज है ध्यान से समझना। इसका ऑल्टरनेट नेम जब मैं लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल्टरनेट नेम क्या है, इसका एक नाम है फैक्टर इनकम, और इसका एक नाम है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्यों इसको बोला गया भाई, ट्रांसफर इनकम इसलिए क्योंकि पापा के जेब से ये ट्रांसफर मम्मी के पर्स में हो गई, यानी किसी के इनकम को जस्ट हम दूसरे को दे देते हैं, दैट्स इट, इसलिए इसको हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। ठीक है, अर्न इनकम कहते हैं, यूनिलेटरल इनकम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फैक्टर इनकम इसको क्यों कहा जाता है, देखो इसमें एक वर्ड है फैक्टर, यानी कि इसको फैक्टर इनकम कहने का रीजन है, आपको पता होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब से आपने इकोनॉमिक्स शुरू किया है, सबसे पहले आपको ये सिखाया जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स कह लो। ठीक है, और इनके बदले, लैंड के बदले कुछ फैक्टर इनकम होता है, या कह लो पेमेंट, फैक्टर पेमेंट होता है। लैंड के बदले जो आपको मिलता है उसको क्या कहेंगे भाई, रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है भाई, वेजेस। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, रिस्क के रिटर्न को हम क्या कहते हैं,
प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चार चीजें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो, समझ लो इसको। ये हो गए फैक्टर सर्विस और इसके बदले में हमें इनकम हुई, इसलिए इसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर क्या हुआ, यानी फैक्टर से रिलेशन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर पे जो इनकम होगी, ठीक है, इन फैक्टर्स के बदले जो इनकम होगी उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसका नाम फैक्टर इनकम क्यों पड़ा, ये समझ में आया? यानी कुछ के बदले कुछ मिलेगा। किसके बदले क्या मिल रहा है, तो यही समझो, इनके बदले, ठीक है, इनके बदले ये, ठीक है, आपस में ये रिलेटेड है। लैंड किसी को दोगे तो रेंट मिलेगा, अपना लेबर दोगे तो वेजेस मिलेगा, कैपिटल दोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, और रिस्क लोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो कुछ के बदले कुछ, यहाँ पर टू वे का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल क्यों हुआ, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, और इसे फैक्टर इनकम क्यों कहते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात आती है नेशनल इनकम में कंसिडर करना या ना करना। आप खुद बताओ, पापा 1 लाख रुपए महीने कमा कर लाए, ठीक है, और उस पॉकेट में से 10,000 रुपए मम्मी निकाल कर रख ली, तो क्या हम ये कहेंगे कि टोटल इनकम 1,10,000 है, या 1 लाख कहेंगे? ऑफ कोर्स 1 लाख रुपए हुआ है। वो जो 10,000 है, दैट इज मियर रिसिप्ट ऑफ इनकम या ट्रांसफर ऑफ इनकम। ठीक है, वो इनकम जनरेट नहीं हुआ है। तो रियलिटी में अगर मैं बात बोलूं तो ओनली दिस इज इनकम, इसको तो अर्न इनकम वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए, बट सिंस इसका नाम इस तरीके से पड़ा है तो बताना पड़ता है। ओके, तो इट इज नॉट एन इनकम, इट इज मियर रिसीप्ट ऑफ इनकम। हमने बस रिसीव कर लिया, कमाया नहीं है। ठीक है, तो अर्नड इनकम और अर्नड इनकम में क्या डिफरेंस है, और किस बेसिस पर किस चीज को कैसे डील किया जाता है, ये मैं क्लियर कर पाया हूंगा। हम जब अभी जो पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा फोकस होता है किसको पढ़ने पे, फैक्टर इनकम पर, यानी अर्नड इनकम को हम समझते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके एग्जाम्पल अगर मैं बात बोलूं, अब कहोगे कि भाई एग्जाम्पल तो अभी ही मैंने बताया, क्या? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, these are the example of फैक्टर इनकम या कह लो अर्नड इनकम। अब दूसरा, इसका भी तो कुछ एग्जाम्पल चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, डोनेशन। डोनेशन के बदले कुछ लिया नहीं जाता, वरना वो डोनेशन ही क्यों कहलाता। ठीक है, अच्छा, और क्या बोल दूं, आप किसी बेगर को आप पैसे देते हो, काइंड ऑफ डोनेशन ही आप कर रहे हो। ठीक है, तो बेगर को भी पैसे दिए। अच्छा, और एग्जाम्पल अगर मैं बात बोलूं तो स्कॉलरशिप। डोंट से कि आपने उनके लिए पढ़ा था, ठीक है, आपने पढ़ा, अच्छा पढ़ा, उसके बदले में आपको मिल गया, आपने उन्हें कुछ अलग से दिया नहीं। ठीक है, तो स्कॉलरशिप। ठीक, अच्छा, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस। अब ये क्या होता है, अगर पता होगा तो वेल एंड गुड। इसको कई लोगों को रोजगार नहीं मिला होता है, ठीक है, तो उनको एक बेरोजगारी का भत्ता दिया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता, कि भाई उनको कोई काम नहीं मिला है और उनको लाइवलीहुड के लिए कुछ बेसिक, कुछ नॉर्मल सा अमाउंट दिया जाता है। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, तो ओल्ड एज पेंशन मतलब ओल्ड एज पीपल को पेंशन दिया जाता है ताकि वो अपना बुढ़ापा चैन से ठीक से काट सके। ठीक है, उसके बदले उन्होंने कुछ नहीं दिया, ये नहीं बोलेंगे हम आपके लिए बूढ़े हुए थे। ठीक है, तो इसके बदले में कुछ भी नहीं जाता। तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे ये फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, या कह लो यूनिलेटरल इनकम एंड बाइलेटरल इनकम। ठीक है, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल इनकम, या कह लो अर्नड एंड अर्नड इनकम, या कह लो पापा की कमाई एंड मम्मी की कमाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर की। अब से जब भी मैं आपको फैक्टर या फैक्टर सर्विसेज बोलूं तो आपको ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप याद आने चाहिए, और जब मैं फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट वर्ड बोलूं तो आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट याद आना चाहिए। ठीक है, अच्छा,
ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक कि सर्कुलर वर्ड पे अभी मैं चर्चा करने वाला हूं। फिर मैं आऊंगा रियल एंड मनी फ्लो। मैंने आपको इनकम वर्ड कैसे कैसे इनकम होते हैं ये तो क्लियरली बता दिया। हेडिंग का एक वर्ड पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरा सर्कुलर। अब ये सर्कुलर होता कैसे ये समझते हैं। तो देखो, एक क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करूं, अब ये क्या होता है, दो तरीके की इकोनॉमी होता है। ठीक है, पहले मैं यहां लिख देता हूं, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। ठीक है, दो तरीके की इकोनॉमी होती है। जिस इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन ना आया हो, ठीक है, यानी कि जो बियॉन्ड दी बाउंड्री ऑफ कंट्री कोई भी चीज ना ट्रांजैक्ट करती हो, कोई भी डीलिंग, कोई भी एक्टिविटी ना करते हो, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी बस अपने देश के अंदर ही सारी एक्टिविटीज होंगी और उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। बट ओपन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन आने के बाद की बात हो रही है, यानी कि फ्री फ्लो ऑफ मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, एवरीथिंग विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पर मैं क्लोज्ड इकोनॉमी बोलूं, विच हैज नो ट्रांजैक्शन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW। ठीक है, और ओपन इकोनॉमी कौन सा भाई, विच हैज फ्री ट्रांजैक्शंस, ठीक, विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिख दो, विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, हमारी कंट्री भले आज ओपन इकोनॉमी की कैटेगरी में है, बट आप डायरेक्टली बाहर तक का नहीं पढ़ने लगोगे। आपको पहले बेसिक सिखाया जा रहा है, क्योंकि आप पहली बार मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने जा रहे हो, इसलिए आप में क्लोज्ड इकोनॉमी वाला पार्ट है। तो अभी मैं क्लोज्ड इकोनॉमी में दो तरीके की इकोनॉमी कह लो, या दो तरीके के मॉडल चलते हैं। एक चलता है 2 सेक्टर मॉडल और एक चलता है 3 सेक्टर मॉडल। ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल। अब ये क्या होते हैं ये भी मैं अभी समझाऊंगा। और यहाँ चलता है 4 सेक्टर मॉडल। ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल जहां पर दो लोग की बात होगी बस, फर्म रहेगा और हाउस होल्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दो लोग ही इन्वॉल्व रहेंगे या दो सेक्टर ही इन्वॉल्व रहेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। और यहाँ पर 3 इन्वॉल्व होंगे, फर्म तो रहेगा ही, हाउस होल्ड तो रहेगा ही, और गवर्नमेंट भी आ जाता है। ठीक है, पिक्चर में। और इसमें क्या होगा, फर्म रहेगा, हाउस होल्ड रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा, प्लस रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड भी जुड़ जाएगा इसमें। दैट्स इट, इसीलिए ये बन जाएगा ओपन इकोनॉमी। ठीक है, आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है। ठीक है, तो मेरा पूरा फोकस 2 सेक्टर मॉडल पे होगा। 3 और 4 सेक्टर को हम बाद में टैकल करेंगे, मैंने ब्रीफली आपको समझा दिया वो होता क्या है। ठीक है, अच्छा, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर मॉडल की अगर मैं बात करूं कि कैसा दिखता है ये 2 सेक्टर मॉडल। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं 2 सेक्टर मॉडल, आपको एक वर्ड है सर्कुलर वर्ड, उसको समझना जरूरी है। देखो, 2 सेक्टर मॉडल में क्या होगा, हम ये अज्यूम करेंगे, ऐसा अब नहीं है, अज्यूम करेंगे कि सिर्फ दो ही सेक्टर है हमारे इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी यानी इंडिया में, इंडिया में सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर ही है, अभी गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, ये अजम्पशन पर हम चल रहे हैं और अभी तो हम 4 सेक्टर मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अज्यूम करो कि अभी फर्म और हाउस होल्ड ही है और इनके बीच ही इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब सर्कुलर कैसे होता है ध्यान से समझना। हाउस होल्ड के जो लोग होते हैं, यानी कह लो सोसाइटी, ठीक है, हाउस होल्ड के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फर्म को ना फैक्टर सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज। अब कहोगे ये क्या है सर, अभी बताया था मैंने, क्या क्या देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। यानी कि जिनके पास लैंड होगा वो फर्म को रेंट, किराए पर दे देंगे कि हाँ मेरे लैंड यूज करो, बदले में मुझे किराया देना। जिस जो जिनके पास कुछ नहीं, वो मेहनत करेंगे और फर्म में जाकर काम करेंगे और बोलेंगे बदले में मुझे वेजेस दे देना। ठीक है, अच्छा,
जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत रिच लोग हैं, वो कहेंगे यार तुम पैसा मेरे से ले लो, उस पे मुझे ब्याज इंटरेस्ट दे देना। और कुछ लोग जो इन सब को कंसोलिडेट होल्ड करके रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे, प्रोडक्शन को शुरू करना चाहेंगे, दे आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। और वो बोलेंगे कि यार मैंने इतना रिस्क लिया है तो प्रॉफिट तो मेरा बनता है, ठीक है। ओके, तो हाउस होल्ड से फर्म में सबसे पहले फ्लो क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज। फिर इसका यूज करके फर्म क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करेगी। एक बार प्रोडक्शन एक्टिविटी हो गया, फिर अब ध्यान समझना, इन्होंने तो मेहनत की थी ना, तो ये बोलेंगे भाई हमारी मेहनत का हमें कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। तो फर्म इसे क्या करती है, फर्म हाउस होल्ड को क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। यानी फर्म के साइड से ये पेमेंट है, बट हाउस होल्ड के लिए यही क्या है, फैक्टर इनकम भी तो है। फर्म पेमेंट कर रहा है तो वो बोलेगा फैक्टर पेमेंट, हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है तो वो क्या बोलता है, फैक्टर इनकम। बात वही है, ठीक है। किस फॉर्म में भाई, RWIP। RWIP यानी रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो हाउस होल्ड के पास इस तरीके से फ्लो करके आ जाता है उसका इनकम, ठीक है। एक सर्कल आपको समझ में आया, सर्कुलर वर्ड धीरे धीरे समझ में आपको शायद आ रहा हो, ठीक है। तो फैक्टर सर्विसेज जाएंगी, बदले में फैक्टर पेमेंट्स या इनकम आएंगी। एक सर्कल होता है। अब पैसे आने के बाद वो पैसे तो आप रख के जिंदगी काट नहीं सकते, आपको कई सारी नेसेसिटीज है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। इसीलिए ये सर्कल चलते भी रहता है। अगर कोई पूछे सर्कल चलता क्यों रहता है, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। ये अगर मैं बोलूं व्हाई इट कंटिन्यूज, ये कंटिन्यू होने का रीजन है वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इसलिए वो तो कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वांट्स नहीं रुक सकते। अच्छा, अब हाउस होल्ड के पास पैसे तो आ गए, अब पैसे से इनकी जो जरूरतें हैं, जो नेसेसिटीज हैं, ये क्या करेंगे, वो सारी चीजों को ये खरीदना शुरू करेंगे। तो वो चीजें बनाकर रखा किसके पास, फर्म के पास। तो वापस से क्या होगा, हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड अपना यहां से पैसा देगा, इसे क्या भेजेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी वो डिमांड करेगा जो जो गुड्स और सर्विस की उसे जरूरत है। तो वापस पैसा उठ के फर्म के पास जाएगा, और फर्म इसी के बदले इन्हें क्या दे देगा, जिन जो इनके डिमांड के गुड्स एंड सर्विसेज थे वो इनके तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो देखो, हमेशा ऐसे ही होते रहेगा। मम्मी पापा लोग जो वर्किंग वाले हैं वो रोज जाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। इन चारों में से ही कोई काम होगा, ठीक है। आपने बिजनेस में क्लास 11th में बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीन कैटेगरी पढ़ी थी ना, आप सोच कर देख लो, वो सब किसी न किसी एक एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपको जरूरत होगी तो मैं कोरिलेट करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बता सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो होगा क्या कि इन चारों में से अपने अपने जिनके पास जो है वो हाउस होल्ड सप्लाई करेगा, हमेशा ऐसे ही होते रहेगा, ठीक है। वो लोग अपनी फितरत से नहीं बदलेंगे, जो मेहनत करने वाले मेहनत करेंगे, पैसा वाले ब्याज पर देते रहेंगे, लैंड वगैरह वाले लोग रेंट लेते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चलते रहेगा ये हमेशा। अच्छा, बदले में इनको इनकम आते रहेगी, बदले में इनकी जरूरत तो कभी खत्म होगी नहीं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते रहेंगे, और बदले में इनको गुड्स और सर्विस मिलते रहेगा, और ये रोटेशन चलते ही रहेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं सर्कुलर, ठीक है। एक वर्ड के लिए देखो कितनी बड़ी कहानी समझानी पड़ी आपको, और ये कहानी और भी बड़ी है 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में, बट अभी के लिए इतना ही, ठीक है। सर्कुलर वर्ड आई गेस समझ में आया, ठीक। अच्छा, अब आता है दूसरा वर्ड, फ्लो। मैंने आपको बताया था कि रियल भी होता है फ्लो और नॉमिनल भी होता है फ्लो, यानी मॉनेटरी भी होता है, मनी फ्लो भी होता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, ये समझते हैं। देखो, रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो का यहां पर मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझाता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं रियल फ्लो, और यहां लिखता हूं मनी या नॉमिनल फ्लो। पहले तो मैं ये लिख दूं, मीनिंग लिख देता हूं कि फ्लो इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बिटवीन whom,
हाउस होल्ड एंड फर्म, हाउस होल्ड एंड फर्म। अच्छा, और यहां लिख दे फ्लो इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ मनी बिटवीन हूम, अगेन हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, इनके बीच गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में जो फ्लो होगा उसको रियल कहेंगे, और मनी के टर्म्स में जो होगा इनके बीच उसको नॉमिनल फ्लो कहेंगे। ठीक है, रियल फ्लो वर्सेस नॉमिनल फ्लो। ठीक है, अच्छा, ऑल्टरनेट नेम की बात करें, ऑल्टरनेट नेम, इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, ध्यान से सुन लेना, फिजिकल फ्लो, और इसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। ठीक, फिजिकल फ्लो क्यों, गुड्स एंड सर्विस आर फिजिकल इन नेचर ना, सर्विस नहीं होती है बट गुड्स को रेलेवेंस लेकर गुड्स आर फिजिकल इन नेचर, तो इसको फिजिकल फ्लो कहेंगे। और दूसरा वाले को नॉमिनल, मनी इज जस्ट फॉर नेम सेक, जिस पैसे से कुछ सामान ना मिले वो पैसा कैसा। ठीक है, तो पैसे की वैल्यू नहीं होती, पैसे से जो सामान मिलते है सामान की वैल्यू होती है। ओके, तो इसलिए हम इसको नाम मात्र, पैसा इज जस्ट अ नॉमिनल थिंग। ठीक है, इसके पीछे ज्यादा भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो फिजिकल एंड नॉमिनल फ्लो इसको कहा जाता है। ओके, तो मीनिंग बताया मैंने आपको, आपको मैंने बताया ऑल्टरनेट नेम। ठीक है, अच्छा, अब अभी हम एग्जाम्पल, अभी इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम आपको समझाते हैं। देखो, ऊपर वाले अगर डायग्राम में मैं बात करूं तो कौन सी चीज है जो गुड्स और सर्विस के फॉर्म में आपको दिख रही है। इस डायग्राम के अंदर अगर मैं बात करूं टू सेक्टर मॉडल में, तो कौन सी चीज गुड्स और सर्विस के फॉर्म में दिख रही है। तो देखो, एक तो फैक्टर सर्विसेज सर्विस के फॉर्म में दिख रही है, यानी ये कौन सा फ्लो है, ये कौन सा फ्लो है, अगर मैं बोलूं दिस इज रियल फ्लो। और लास्ट में देखो ये गुड्स एंड सर्विस, इनको जो रिसीव हुआ ये भी गुड्स एंड सर्विस अपने फिजिकल फॉर्म में है, तो ये भी होगा रियल फ्लो। अच्छा, पेमेंट जो इनकम इसको इनको हुई थी फैक्टर इनकम, वो किस फॉर्म में हुई होगी, पैसे के फॉर्म में, तो ये हो गया नॉमिनल फ्लो। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं आर और एन का मतलब आपको नॉमिनल फ्लो। ठीक है, या एम लिखेंगे तो मनी फ्लो जो भी। अच्छा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इन्होंने पैसा स्पेंड किया वो भी किस नेचर में होगा, मनी के नेचर में, नॉमिनल फ्लो। ठीक है, तो इसी फ्लो को हम रियल और नॉमिनल फ्लो कहें। ठीक है, रियल और नॉमिनल फ्लो मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो यहां पर अगर एग्जांपल में लिखना चाहूं तो रियल फ्लो में मैं क्या लिखूंगा, फैक्टर सर्विसेज, यानी LLCE, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, और दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। और दूसरे वाले में मैं क्या लिखाऊंगा एग्जाम्पल में, फैक्टर इनकम या पेमेंट कह लो। ठीक है, क्या, RWIP, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। ठीक, और क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड टू फर्म। तो रियल फ्लो, मनी फ्लो, मेरे हिसाब से आपको अब हो गया क्लियर। ठीक है, तो रियल फ्लो और मनी फ्लो मेरे हिसाब से आप लोगों को अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो रियल फ्लो और मनी फ्लो आपको क्लियर करते हुए अब मैं वापस आता हूं इस चैप्टर के नाम पर। अब इसका पूरा, मैंने बोला था ना नाम में ही पूरा कंक्लूजन है। तो ये चैप्टर क्या बोलना चाहता है कि आपकी जो अर्नड इनकम है, ठीक है, आपकी जो अर्नड इनकम है वो हमारे इंडिया के इकोनॉमी में, यानी हमारे इंडिया, हमारे देश में किस तरीके से सर्कुलेट करती है, वेदर इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विस और इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर फ्लो था वो रियल भी होता है, सर्कुलर फ्लो इन्वॉल्व्स बोथ फ्लो, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, तो यही बता रहा है कि आपका जो इनकम है ना, वो इनकम
कुछ टाइम के लिए रियल फॉर्म में, कुछ टाइम के लिए नॉमिनल फॉर्म में किस तरीके से सर्कुलेट करता है हमारे इकोनॉमी के अंदर, ये चैप्टर का कंक्लूजन था। यही समझाने के लिए ये चैप्टर आपको शुरू में दिया गया है, क्योंकि पूरे चैप्टर्स में आप ये सीखने वाले हो कि पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, ये कैसे होते रहता है, ये चीज इसमें बताई गई है। होप सो मैं आपको ये एकदम क्लैरिटी से समझा पाया। ओके, तो सर्कुलर फ्लो हो गया, अर्नड इनकम हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया, दो इकोनॉमी क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी मैंने आपको बताई, ठीक है। और इसके अंदर में कौन कौन से मॉडल्स ऑपरेट करते हैं और आपके सिलेबस में कौन सा है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। 3 सेक्टर मॉडल में कौन होते हैं, 4 सेक्टर मॉडल में कौन होते हैं, ये भी आपको क्लियर है। अब 2 सेक्टर मॉडल में दो दो जो हमारे सेक्टर्स हैं, फर्म एंड हाउस होल्ड, उनके बीच किस तरीके से रियल और नॉमिनल फ्लो होता है, रियल एंड नॉमिनल फ्लो क्या है, किस तरीके से डिफरेंस है इसका, क्या इनके अल्टरनेट नेम है, आपको ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, तो हमारा सर्कुलर फ्लो का मेन चीज क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम आते हैं फेजेस, फेजेस ऑफ फ्लो ऑफ इनकम, या कह लो फेजेस ऑफ इनकम। फेजेस ऑफ इनकम कहने का मतलब, अभी हमने जो सर्कुलर फ्लो को पढ़ा ना, जो हमने अभी 2 सेक्टर मॉडल में देखा, इसी को ना किन स्टेजेस में बटा है, ये कैसे कैसे ऑपरेट होता है, वही है फेजेस ऑफ इनकम, ठीक है। तो यहाँ 3 फेजेस होते हैं, मैं यहाँ लिखता हूं। जनरेशन ऑफ इनकम, पहले इनकम आएगा, ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर तीसरा फेज है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, फिर ये डिस्पोज होगा। अब ये क्या है ये समझते हैं, एकदम इजी से मैं बोलूं, ये है प्रोडक्शन, ठीक है। ये है आपका पेमेंट, और ये है आपका कंजम्पशन, ठीक है। अब देखो क्या है, मैंने आपको बताया था जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट होगा। इनकम कैसे जनरेट हो रहा है भाई, आप सोच कर देखो। सर्विसेज फर्म के पास आई और फर्म ने उन सर्विसेज का, फैक्टर सर्विसेज का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर दो चीजें हैं, फैक्टर सर्विसेज, ठीक, और लिख दूं यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म। ऐसा समझ में आया, ये होता है जनरेशन का फेज। पहले तो इनकम जनरेट होती है, ठीक है। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब अलग अलग फैक्टर सर्विसेज के लिए अलग अलग तरीके की पेमेंट्स होती है ना, RWIP। तो ये टोटल जो इनकम जनरेट हो रही है उसको RWIP उनमें बांटना तो पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का फेस क्या है, अगर मैं ऐसे बोलूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय वे ऑफ RWIP, ठीक, फॉर, एक सेकंड, फॉर दी वेरियस फैक्टर सर्विसेज टेकन, ठीक। यानी कि आपने कई सारे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए थे फर्म को, तो फर्म उसके बदले जो उसके टोटल इनकम हुई होगी उसमें से RWIP 4 नेम से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेगी हाउस होल्ड को, वो चीज कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी ये डिस्ट्रीब्यूट होकर आता किसके पास है, हाउस होल्ड के पास। फिर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम यानी अब हाउस होल्ड इस पैसे का क्या करता है, कंजम्पशन, ठीक है, इन, ऐसे लिख दूं, कंजम्पशन इन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल इट्स वांट, ठीक, इट्स वांट, ठीक, अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए। तो फिर क्या होगा, जब ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर इनके पास मिल जाता है तो ये क्या करते हैं, उस पैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस फर्म ने बनाया था वो उसमें अपनी नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए जिसको जो जरूरत होती है उसमें स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, जनरेशन, फिर जनरेशन से पहले क्या होगा, जनरेशन, ठीक है, जनरेशन, फिर जनरेशन से क्या होगा, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, डिस्पोजिशन, और डिस्पोज होकर ये पैसा वापस चला जाएगा फर्म के पास, और ये फिर से देखो डिस्पोज होकर ये वापस किसके पास चला जाएगा, पैसा फर्म के पास, ठीक है। तो वापस से देखो ये सर्कुलर हो गया ना, ये पहले जनरेट होगा इनकम, डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोग कंज्यूम करेंगे, फिर आएगा, फिर जनरेट करेंगे, फिर ऐसे ही चलते रहेगा। पैसा, एक का पैसा दूसरे के हाथ, दूसरे का पैसा तीसरे के हाथ, बस ऐसे ही चलता है, पैसा पैसा ही रहता है, वैसा ही रहता है, ठीक है। तो पैसा कहीं जाता नहीं, ठीक है। तो 3 फेजेस ऑफ फ्लो ऑफ इनकम आपको समझ में आ गया होगा, यानी 3 फेजेस ऑफ इनकम, पहले जनरेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्पोजिशन। हमने और कुछ नहीं किया है, जनरेशन बस वही फैक्टर सर्विसेज का यूज करके जो प्रोडक्शन किया गुड्स एंड सर्विस उसको कह दिया जनरेशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन जो वेरियस फैक्टर सर्विसेज हमने फर्म ने लिए थे हाउस होल्ड के, उसके बदले उस अपने इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना अलग अलग नेम से, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। और जब ये रिसीव होगा हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड अपनी नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए उसको स्पेंड करेगी बाय वे ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, जिसके वजह से वापस से वो इनकम घूमकर फर्म के पास चली जाएगी। होप सो इतना क्लियर हो गया। ओके, तो ये हो गए हमारे फेजेस जिसमें हमारी इकोनॉमी चलती है, ठीक है। तो 3 फेजेस शायद मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। ओके, अब इतना होने के बाद 3 फेजेस के बाद एक कंसेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो का, ठीक है। स्टॉक और फ्लो का एक कंसेप्ट है, मैं उसको बताऊंगा, अभी कुछ देर के लिए रोकते हैं, और क्योंकि बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली मैं बुक पर चलूंगा तो आपका इंटरेस्ट मैं लूज कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकलिटी इन चीजों की बताता हूँ। खैर मैंने हर चीज को प्रैक्टिकली आपको समझाया किस तरीके से काम होता है, ठीक है। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये जो हमने अभी पूरे कंसेप्ट्स को डेवलप किया कि किस तरीके से सर्कुलर फ्लो होगा और किस तरीके से ये इकोनॉमी रन करती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज आपको जानने की जो जरूरत थी, किधर गया, 3 फेजेस ऑफ इनकम। हाँ, ये जो जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज है, रियलिटी अगर आपको ऑन ग्राउंड आपको जानना है कि किस तरीके से है ये, तो आप सोच कर देखो, ये जब हम कोई भी सामान को इनिशियली प्रोड्यूस करते हैं, देखना ध्यान से सुनना, ये 3 ना आगे जाकर जिन बच्चों ने नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ लिया है, मैं थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये 3 ना आपके लिए बनते हैं 3 मेथड्स, 3 मेथड्स बनते हैं और तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। क्यों? जनरेशन फेज ही प्रोडक्शन मेथड कहलाता है, क्योंकि यहां पर अभी मैंने आपको बोला प्रोडक्शन, जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है ना, लोगों को इनकम हुई, वही है इनकम मेथड। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि वो लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देते हैं, तो तीसरा मेथड कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो प्रोडक्शन एक वर्ड, इनकम दूसरा वर्ड, और
एक्सपेंडिचर तीसरा वर्ड है। तो ये तीन हमारे तीन क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट्स होते हैं। आगे चल के हम इन्हें मेथड्स के तौर पे पढ़ते हैं और आप लॉजिक खुद से लगा सकते हो कि भाई जितना इनकम जनरेट होगा चारों नाम से। अब कहोगे भाई कंपनी के पास टोटल इनकम आ गया, किसी से उसने लैंड मान लो लिया था तो रेंट दे दिया होगा, ठीक है। फिर जितने वर्कर्स को बुलाया होगा उनको वेजेस दे दिया होगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड बात, जिन लोगों से पैसा लिया होगा उन्हें उनका इंटरेस्ट दे दिया होगा। और चौथी बात, रिस्क किसने लिया था? उसने खुद। तो उसके बदले वो क्या किया होगा? खुद के लिए प्रॉफिट रख लिया होगा ना, ठीक। तो अल्टीमेटली एक बार वही इंसान फर्म के साइड से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी में ही वो रहता है, यहीं का इंसान जाकर रिस्क लेता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हुआ। अब क्या हुआ कि प्रोडक्शन होने के बाद ये सारे वो टोटल पैसा जो प्रोडक्शन से कमाया गया होगा वो चारों नाम पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भाई जितना प्रोडक्शन से कमाया होगा उतना ही तो बटेगा, और जब ये बटेगा इन चार लोगों के पास सबकी अपनी अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना है, वो कोई पहले कोई बाद में ऐसा करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इसको स्पेंड कर देंगे, ठीक है। तो जो जितना पैसा उतना ही स्पेंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। टू सेक्टर मॉडल शुरू से ही मैंने बोला कि ये मॉडल अज्यूम करके चलता है, ठीक है। ये अजम्पशन बेस्ड है। तो इसकी एक अजम्पशन मैं आपको ये तो बता चुका कि अज्यूम करो दो ही मॉडल्स, मतलब दो ही सेक्टर हैं। एक अजम्पशन बस याद रखना, नो सेविंग्स बाय एनी सेक्टर। कोई सेक्टर कुछ भी सेविंग्स, हाउस होल्ड सेक्टर ही खैर सेविंग करता है, ठीक है। बट मैंने लिख दिया कोई भी सेविंग्स का यहाँ कंसेप्ट नहीं रहेगा, ये हम अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो इस रीजन से हमारा क्या होगा, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन हमेशा ये तीनों आपस में टैली करेंगे। किसी भी मेथड से निकालोगे तो हमारी नेशनल इनकम सेम आएगी, हमारी जीडीपी सेम आएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिकल कंक्लूजन, ठीक है। रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, ये सारा चीज हमने आपको बता दिया, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं स्टॉक एंड फ्लो के कंसेप्ट पे थोड़ा सा। स्टॉक एंड फ्लो, एक चीज याद रखना, मैं हमेशा देख रहा हूं, शुरू से देखो आप, जहां जहां भी मैं डिफरेंस लिखता हूं, जहां भी मैं डिफरेंस लिखता हूं, मैं बेसिस जरूर लिखता हूं। बेसिस लिखना हमेशा याद रखना हमारे कॉमर्स का रूल है। और मैं कॉमर्स ही नहीं बोलूंगा, लाइक में किसी भी जगह, किसी भी एग्जाम में अगर आपको डिफरेंस लिखने की बात हो तो सबसे पहले उनका एक कॉमन बेस होगा जिसके बेसिस पे आप उन दोनों को डिफरेंस दिखाओगे। तो बेसिस के बिना कभी भी डिफरेंसेस नहीं लिखने चाहिए, ठीक है। अब बेसिस की बात करूं तो सबसे पहला मीनिंग की बात मैं करता हूं। मीनिंग, एक वर्ड है स्टॉक और एक वर्ड है फ्लो। देखो, स्टॉक क्या है बहुत ध्यान से समझना। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, अब ये क्या है? वेरिएबल्स, यानी जिस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिस चीज की बात हम करेंगे, जैसे हम नेशनल इनकम बोल रहे हैं, देन इट इज अ वेरिएबल, ठीक है। यानी जिस चीज के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज वेरिएबल, ठीक है। वो कुछ भी वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं, कोई भी चीज यहाँ पर रखी जा सकती है, एक ही चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल, मैं ऐसे बोलूं, वेरिएबल which is measured at a point of time। ऐसे कुछ वेरिएबल जिनको हम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे या करते हैं तो वो कहलाएंगे स्टॉक। वेयर एज अगर हम किसी वेरिएबल को मेजर करें विच इज measured over a period of time, अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी चीज को मेजर करेंगे तो वो स्टॉक कहलाएगा, और पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे तो वो फ्लो कहलाएगा। इन दोनों का सिग्निफिकेंस समझते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या कहना चाहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी।
देखो, अगर मैं बात करूं हमारे पापा की इनकम की, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे पापा की इनकम की, वो इनकम एक दिन में आ जाती है क्या? हाँ, आप कहोगे कि सर हर मंथ के एंड पर पापा के पैसे मिल जाते हैं। बेटा, लेकिन क्या पापा उसी महीने के एंड जिस दिन उन्होंने रिसीव किया उसी दिन उन्होंने वो कमाया? नहीं। वो जो कमाई हुई है उनकी, वो हर दिन वो जाते थे घर से, काम करते थे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वर्क किया है, सर्विस दिया है। तो उस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर दिन वो एक्रू किया होगा। एक्रू किया होगा कहने का मतलब हर दिन उस उतना हिस्सा बना होगा धीरे धीरे, ठीक है। और आज जाकर वो ड्यू हुआ। ड्यू हुआ यानी कहने का मतलब आज जाकर उनका क्लेम बना उसके ऊपर, और आज उन्होंने रिसीव किया। तो हम जब भी उनके इनकम की बात करेंगे, वो एक कौन सा कंसेप्ट बन जाएगा? एक फ्लो का कंसेप्ट बन जाएगा, क्योंकि वो इनकम जो उन्होंने जनरेट की है दैट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये समझ में आया कि पापा की अगर इनकम की बात करूं मैं, तो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। वेयर एज पापा या मम्मी ने कई प्रॉपर्टी बनाई होगी, कई ज्वेलरी रखी होगी, कई जगह पर इन्वेस्टमेंट किए होंगे। अगर मैं आपके पापा से या आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आज आपके पापा के पास कितने की संपत्ति है, कितने का धन है, कितना वेल्थ है उनका, तो वो अगर ऐसे बोलते हैं कि बस 400-500 करोड़ का है, तो ये जो वो बोल रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो बोल रहे हैं कि आज के दिन पर अगर मैं देखूं तो टोटल इकट्ठा करके स्टोर करके इतना मैंने रखा है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये जो वेल्थ है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। तो यहां से मैं एक एग्जांपल से आपको प्रैक्टिकली समझाया, इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट वेयर एज वेल्थ विच इज इन अ स्टोर्ड फॉर्म इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। तो किसी भी टाइम, मतलब किसी भी चीज को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप जब मेजर करते हो तो उसको स्टॉक कहा जाएगा, और किसी भी चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं तो हम उसको फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम डायमेंशन की, तो स्टॉक पर टाइम डायमेंशन अप्लाई नहीं होता, वेयर एज फ्लो पर टाइम डायमेंशन अप्लाई होता है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है, अगर मैं कंसेप्ट की बात बोलूं, ओहो ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर मैं कंसेप्ट की बात बोलूं, तो ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक यानी कि ये चेंज नहीं होता, या एक स्टोर्ड या एक पॉइंट की बात करता है, ठीक है। वेयर एज ये डायनामिक होता है, ये चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये स्टैटिक कंसेप्ट है, और ये फ्लो एक डायनामिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं एग्जाम्पल की, तो बेस्ट एग्जाम्पल मैंने लिया था वेल्थ और इनकम, बट यहां पर मैं इन दोनों को ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि ये हम एग्रीगेट लेवल पर पढ़ रहे हैं। तो नेशन का वेल्थ और नेशन का इनकम, हमारे इंडिया की आज कितनी वेल्थ है? वेल्थ है यानी अगर मैं बोलूं पूरे इंडिया का रिसोर्सेस का अगर आज वैल्यूएशन किया जाए आज के डेट पर, तो उसको कहेंगे नेशनल वेल्थ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है। तो ये हो जाएगा एक स्टॉक कंसेप्ट। वेयर एज अगर हम इंडिया के नेशनल इनकम की बात करें, तो हम ऐसे बोलते हैं कि इस साल का नेशनल इनकम कितना हुआ, इंडिया ने इस साल कितना इनकम जनरेट किया, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है, एक एग्जांपल अभी जीडीपी अगर मैं बोलूं, जीडीपी, तो वो किस में आएगा? जीडीपी इज कैलकुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो भी फ्लो। अच्छा, मैं अगर आपको बात बोलूं, अगर पोवर्टी का इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, इन दिस ईयर, इस साल के अंदर,
तो पॉवर्टी में इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ, जो परसेंटेज आएगा या जो चीज हम मेजर करेंगे, दैट विल बी अ फ्लो कंसेप्ट। वेयर एज अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ पुअर्स एज ऑन 31st मार्च 2022 या 23, जो भी लिख ले रहा हूं अभी, तो 22, तो वो है एक स्टॉक का कंसेप्ट, बिकॉज हम उस दिन पर नंबर ऑफ पुअर को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्लैरिटी के लिए ये चीज यहां पर बताना प्रेफर कर रहा हूं, जो सब बच्चे गलत कर देते हैं। जो मनी की सप्लाई है ना बेटा, ध्यान से सुनना, यहां पर ये बहुत बड़ा सा लिख रहा हूं, मनी की सप्लाई। मनी की सप्लाई वर्ड से प्लीज कंफ्यूज होकर फ्लो में मत लिख देना। ठीक है। मनी का सप्लाई एक स्टॉक का कंसेप्ट है, क्योंकि मनी का सप्लाई अगर डेफिनेशन में आप जाओगे, इसका मतलब होता है एट करंट टोटल, उसका वर्ड है टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं कि सर ये सप्लाई, ये जो वर्ड है, ये तो इसका मतलब तो ये होता होगा आरबीआई जितना इशू किए जा रहे। नो बेटा, सब ये मनी सप्लाई वर्ड का मतलब होता है कि आज प्रेजेंट के कंडीशन में देखा जाए तो हमारे इंडिया में टोटल कितना अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ मनी है अवेलेबल इकोनॉमी में, जो सर्कुलेटेड मनी है ऑलरेडी। ठीक है। तो जो भले किसी के पास होगी, लेकिन टोटल जो अमाउंट होगा वो फिक्स्ड अमाउंट होगा आज के दिन पर। ठीक है। बट अगर ऐसे में बोलूं कि आरबीआई ने इस साल कितने न्यू करेंसी इशू किए, ठीक है, दैट विल बी टर्म्ड एज फ्लो कंसेप्ट। ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बता पाया। मनी का सप्लाई को आप मत भूलना, बाकी सब आप नहीं भूलोगे, वो मुझे पता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक का और फ्लो का कंसेप्ट के लिए। ठीक है। तो होप सो मैं आपको ये क्लियर कर पाया कि स्टॉक और फ्लो के कंसेप्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, और प्रैक्टिकली आपको समझा पाया कि ये किस तरीके से अलग अलग है। ठीक है। तो मैं कोई भी एग्जाम्पल फिक्शनल नहीं लेकर चलता, हर वो चीज जो आप प्रैक्टिकली समझ पाओ उनका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। ओके। तो यहाँ पर हमने आज समझ लिया, ये पूरा चैप्टर मेरे साइड से चैप्टर 1 एंड होता है, और आपका काम अब रहेगा कि इस वीडियो को रेफर करने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई कंसेप्ट नहीं बनता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे वो चीज, और एल्स you can mail me on the mentioned mail ID. Okay, so see you in the next video. Till then, take care. Bye.